Hello dear students, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So we have studied a lot about the charges which are fatigue, which are in a static condition. Let's start something about those charges which are running. है ना, बहुत पढ़ लिया हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में जो अपनी जगह पे बैठे रहते थे और उनकी वजह से बहुत सारे रूल्स एंड लॉज हमने पढ़े। अब हम कुछ ऐसे चार्जेस की बात करेंगे जहां पर चार्ज मोशन में है, राइट, चार्ज मूव करेगा। अभी तक क्या था, चार्ज स्टैटिक कंडीशन में था, है ना। स्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज था तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दो चैप्टर हमने पढ़े, है ना। दोनों में ही क्या था कि चार्ज ने अपनी जगह से इंच मात्र भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जहां था चार्ज वहीं पे था, यानी स्टैटिक कंडीशन में था और उसकी वजह से हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज और रूल्स पढ़े। अब स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा तो करंट मिलेगी और करंट मिलेगी तो आपके अंदर भी करंट आएगी। So let's start today's session. This is the first session of magnetism, moving charges and magnetism, right? Okay, so let's see. Coming on our first slide, what it gives to us. So here is the first slide. Concept of magnetic field. तो हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सपोज कि आपके पास एक मैग्नेट है, राइट, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, राइट, और इस मैग्नेट के पास हम एक नीडल ले जाते हैं, कंपास ले जाते हैं। कंपास देखा है ना, इस टाइप का कुछ कंपास होता है। इस कंपास को जब हम इसके पास ले जाते हैं तो इसकी जो निडल है, ये एक नॉर्थ शो करती है, एक साउथ शो करती है। इस निडल में कुछ डिफ्लेक्शन होगा, ये जैसे थी वैसे नहीं रहेगी बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ या इस तरफ डिपेंडिंग, ठीक। तो निडल में कुछ डिफ्लेक्शन होगा जब हम इसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे, राइट। अगर उस डिफ्लेक्शन को हम नोट करें तो वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होती जाती है, ठीक, इस तरह से। ये नॉर्थ है, जो इस तरफ है वो नॉर्थ है और ये साउथ पोल है निडल का, ठीक। तो इस तरह से हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं और देखते हैं कि निडल में डिफरेंट पोजीशंस पे अलग अलग तरह के डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, राइट। उन डिफ्लेक्शंस को अगर हम मिलाएं तो हमें एक लाइन मिल जाती है इस तरह से, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती, ठीक। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने देखा कि निडल जो पाथ बनाती है जिस तरह का, उससे हमें कुछ इस तरह के पाथ्स मिलते हैं, कुछ ऐसे पाथ मिलते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, राइट। फिर हमने कंपास को यहाँ पे रखा, थोड़ा दूरी पे, राइट, हम कुछ दूर पे यहाँ पे कंपास को रखते हैं। अब हमने देखा कि कंपास की निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है जब हमने इसको थोड़ा दूर रखा। देन व्हाट आई रियलाइज्ड कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दिस कंपास, निडल ऑफ दिस कंपास। इससे हमने क्या गेस किया, फिर हम इसको धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट करते गए। फिर जैसे ही हम इस पोजीशन पे लेके आए फिर से ये डिफ्लेक्ट हुई, जो निडल इसकी है फिर से डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया या कॉन्सेप्ट बनाया कि इस मैग्नेट की कुछ इफेक्ट जो है वो लिमिटेड है, ये यहां तक है, इसके बाद नहीं है, राइट। तो वो फील्ड, वो स्पेस जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट है, वो स्पेस, इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जहां इस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो क्या कहलाता है, फील्ड। इसकी, इस मैग्नेट की फील्ड कहलाती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि विलेन होते थे, वो विलेन के एक पर्टिकुलर एरिया होता था कि ये एरिया इतना मंगल दादा का है, वो एरिया उनका है, इस तरह से एरिया होता था ना। तो इसका भी, मैग्नेट का भी एक एरिया है, फिक्स्ड है कि इतना स्पेस जो है ये मेरा है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा आया, मैग्नेट आया कोई दूसरा या कोई कंपास आया दूसरा, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, राइट, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। तो ये स्पेस जहां पर इस मैग्नेट का इफेक्ट है और जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट है, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, राइट। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट हो, है ना, जहां पे इसका इफेक्ट हो मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। Isn't this enough? Okay.
अब इस मैग्नेट को, तो ये समझ गए आप मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अगर इस मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, ऐसे किसी धागे से हमने इस मैग्नेट को बांधा और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ऐसे लटका दिया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि भले ही इसके आसपास दूर तक कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, इसके बावजूद इस पे कुछ फोर्स लगता है और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ साउथ। हमने इसको ईस्ट टू वेस्ट में हैंग किया, सस्पेंड किया। ठीक, इस मैग्नेट को हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सस्पेंड किया, पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। फिर हमने देखा कि इस पे क्या कोई फोर्स लगा रहा है चारों तरफ। हमने इसके ऑब्जर्व किया कि कैसे ये अपने आप ऐसे मूव करके नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है। तो हमने देखा कि आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं है। फिर इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? फिर इस मैग्नेट पे आखिर कौन फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? हमने ऐसे इसको रखा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और कोई फोर्स इस पे लगा, कोई अदृश्य फोर्स इस पे लगा, इनविजिबल फोर्स लगा, और ये नॉर्थ साउथ में शिफ्ट हो गया। ठीक, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया। बाद में जब साइंटिस्ट ने इस पे काफी रिसर्च की तो ये पता चला कि अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे एक फोर्स लगाती है और उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। राइट, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी किसी की फील्ड में है, ये भी किसी के एरिया में है, और वो एरिया किसका है? जो सबसे बड़ा विलन है, जो बॉस है, और वो बॉस कौन है? अर्थ। तो इनको भी अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो इन पर भी फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और इनको अलाइन कर लेगा अपनी पार्टी में। राइट, यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो करीब 1820 तक मैग्नेटिक फील्ड का हमें सिर्फ यही सोर्स पता था कि मैग्नेट होता है। 1820 में एक साइंटिस्ट आए, ऑरस्टेड। राइट, और इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल मैग्नेट ही एक सोर्स है, और भी सोर्स हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, कोई और भी सोर्स है। उन्होंने बताया कि कोई मूविंग चार्ज अगर है तो वो मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज स्टैटिक है तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन वही चार्ज अगर मोशन करने लगे तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन्होंने वायर में बहुत सारे चार्जेस थे, वो मोशन करने लगे, करंट फ्लो होने लगी। जब ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस देयर विल बी करंट इन द वायर, है ना। और इस वायर के चारों तरफ इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो अब तक डेफिनेशन थी उसमें थोड़ा और भी करेक्शन हुआ कि द फील्ड अराउंड द करंट कंडक्टिंग वायर in which the effect of magnetic field can be experienced, जहां पर वो करंट कंडक्टिंग वायर जहां मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करे जा सके, वो उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। 1820 में ऑरस्टेड ने कहा कि ये अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक ऐसा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगी? ठीक, ये मैग्नेटिक जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहाँ तक होगी? जहां तक वो स्पेस जिसमें इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, वो इसकी फील्ड होगी। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की। ठीक, तो वो स्पेस जहां तक इस वायर के अराउंड, वो स्पेस जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कंडक्टिंग वायर। राइट, तो ये और जुड़ गया। पहले केवल मैग्नेट का था, मैग्नेटिक फील्ड वाज ड्यू टू मैग्नेट ओनली, बट नाउ आफ्टर 1820 the magnetic field is due to current conducting wire also. So you will be very interesting to know what is the Oersted experience, though you have studied in your 10th standard. उसी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। I know that all of you are aware with. So here Oersted experiment. Let's see. तो यहाँ पे एक बैटरी है, उस बैटरी से हमने एक स्विच को जोड़ा हुआ है, स्विच से हमने एक वायर को लगाया है। ठीक, वायर लगाया है, और इसके नीचे एक हमने कंपास रख दिया है। ठीक, इसके नीचे एक कंपास रख दिया है। इनिशियली स्विच ओपन था,
इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो जो ये कंपास था, इसका जो निडल है वो स्टैटिक कंडीशन में था, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर जब करंट फ्लो करने लगी, ठीक, जब स्विच को क्लोज कर दिया गया और इसमें करंट फ्लो करने लगी, इस वायर में करंट फ्लो करने लगी, तो ये देखा गया कि ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट कर गई, एज यू कैन सी हियर, ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, निडल डिफ्लेक्ट कर गई, राइट। फिर एक बार फिर से देखा गया, फिर से बैटरी की पावर को जीरो किया, यानी फिर से स्विच को ओपन किया, फिर से ये वापस अपनी पोजीशन में आ गई, डिफ्लेक्शन फिर से जीरो हो गया, अगेन द करंट वाज गिवन, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। फिर बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी गई कि हो सकता है पोलैरिटी चेंज करने पे क्या होगा इफेक्ट। तो जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज की तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, जैसे यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा था, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने पे जब स्विच को क्लोज किया और करंट फ्लो होने लगी, तो अब इस बार वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। इसका जो हमारा कंपास का नीडल है उसका डिफ्लेक्शन इस बार वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, यानी जब जब हम स्विच को क्लोज करके करंट फ्लो कराते हैं इस सर्किट में, तब तब ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रही है, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। और कंपास की नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है? जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहीं ना कहीं तो मिल रही है ना यहाँ पे, जिस वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कब मिल रही है? जब स्विच को क्लोज करके इसमें करंट फ्लो कर रही है। जब करंट फ्लो करना रुक जाती है या करंट जीरो हो जाती है, डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है। तो इसके बेसिस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑरस्टेड ने, और फाइनली जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि ड्यू टू द करंट कंडक्टिंग वायर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, there will be a magnetic field due to this current conducting wire, and if we will increase the polarity of battery, यानी बैटरी को अगर हम और स्ट्रॉन्ग करें 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कर दें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। पहले थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा था, जब हमने करंट बढ़ा दी, बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाया, तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होगी, राइट। पोलैरिटी चेंज करने पे, अगर हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, यानी उसकी भी पोलैरिटी चेंज हो जा रही है, राइट। वो भी दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे जो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑरस्टेड गिव। हम आपको एक लाइन में समझाते हैं कि ऑरस्टेड ने क्या देखा कि अगर कोई करंट कंडक्टिंग वायर है, ठीक, और इस वायर में नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। या कुछ भी मान सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, राइट, ये करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ, और इसके ऊपर हमने कोई कंपास रख दिया, ठीक, ये कंपास की निडल है, कंपास की निडल है, ठीक, इसके ऊपर हमने कोई कंपास रख दिया। तो इन्होंने एक स्नो रूल दिया। कौन सा रूल? स्नो रूल, ठीक। अब आपको डायरेक्शन तो पता होंगी ना, ये कौन सी होती है? नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट, ठीक। हमने साउथ टू नॉर्थ कहा है कि करंट फ्लो कर रही है, यानी इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ऊपर ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, राइट। करंट कैसे फ्लो कर रही है? एस से एन, साउथ से नॉर्थ, ठीक। तो और जो हमारा मैग्नेट है, जो निडल, जो कंपास की निडल है या जो कंपास है, वो कहाँ पे है? ओवर द वायर, वायर के ऊपर। देखो ये वायर है, ठीक, हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं कंपास, इसके ऊपर कंपास रख दिए, और इसके पीछे भी कंपास रख सकते हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा, इससे भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन वेरी करेगी। अगर हम कंपास को इसके ऊपर रखते हैं ओवर द वायर या बिलो द वायर, दोनों ही केसेस में डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है, और कंपास इज ओवर द वायर, ओ फॉर ओवर, राइट, and compass is over the wire, then the needle of this compass will deflect into west direction,
राइट। किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगी? वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। यानी निडल जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे थी, ये नॉर्थ था इसका और ये साउथ था निडल का, तो जो नॉर्थ वाला है वो थोड़ा वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो गई। गॉट दिस? ये स्नो रूल दिया था ऑर्स्टेड ने। स्नो रूल के अकॉर्डिंग if the current is flowing from south to north, right, from south to north, and the compass is over the wire, then this needle will deflect into west. हमने ऐसे रखा, ठीक, यहाँ पे हमने ऐसे रखा इसको कंपास को, और जैसे ही स्विच को क्लोज करके करंट फ्लो की, ये वेस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। गॉट दिस? स्नो रूल, राइट। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी एक को चेंज करें, जैसे हमने यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ की बजाय नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ले ली, तो अब ये वेस्ट की बजाय ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगा, राइट। वेस्ट की बजाय ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चेंज कर दिया, पहले साउथ टू नॉर्थ करंट थी, अब नॉर्थ टू साउथ करंट ले ली, और कंपास अभी भी ओवर द वायर है, बट नाउ द निडल विल शिफ्ट इनटू ईस्ट डायरेक्शन, राइट। या फिर हम इसको बिलो कर दें, एक चेंज हम उसी को रहने दें जो था हमारे पास, हम उसी को रहने दें, साउथ टू नॉर्थ ही डायरेक्शन रहने दें, राइट। साउथ टू नॉर्थ ही डायरेक्शन है, लेकिन इस बार इसको हमने नीचे रख दिया, बिलो द वायर, राइट। फिर भी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन की, वो अब ईस्ट हो जाएगी, राइट। गॉट दिस? वन चेंज जब करेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, किसकी? डिफ्लेक्शन की, निडल के डिफ्लेक्शन की। और अगर दो चेंज करेंगे, हमारा मेन रूल क्या हमने बताया? स्नो है, राइट। अगर हम दो चेंज कर दें, यानी डायरेक्शन को भी नॉर्थ टू साउथ कर दें और वायर जो कंपास है उसको भी बिलो द वायर कर दें, तो दो चेंज पे कोई चेंज नहीं होगा, तब वो वेस्ट डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट करेगी निडल। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना। स्नो रूल जो था ये काफी फेमस था, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल है। इसको बाद में इस रूल को हटाया गया, इसकी जगह पे राइट हैंड थंब रूल आ गया, राइट। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ये पुरानी चीज है, 1820, राइट। उस टाइम पे ऑर्स्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन दिया था कि किसी करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, और उन्होंने प्रूव किया कि ड्यू टू दिस current conducting wire there will be magnetic field. That is the only reason why there is the deflection in the compass needle when we keep it over the wire or below the wire. Otherwise there should not any deflection in the compass needle, right? So it proved that there is some magnetic field around this wire. पर ये नहीं बता पाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के चारों तरफ होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। और डायरेक्शन के लिए भी इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्नो रूल बताया, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। बाद में 1820 में ही बियोट सेवर्ट, एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब ये चीज प्रूव हो गई कि किसी करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, तो बियोट सेवर्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पे अपना एक रूल दिया, अपना एक लॉ दिया। He was very impressed with कूलम्स लॉ पढ़ा है ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम साइंटिस्ट थे, कूलम से बहुत ही वो इम्प्रेस्ड थे, उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना लॉ दिया, बियोट सेवर्ट लॉ। कूलम ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिया, लेकिन काफी मिलता जुलता है, दोनों के लॉज काफी मिलते जुलते हैं। लेट्स सी, मूविंग अहेड। Now we will study about Biot-Savart law, B-I-O-T, Savart's law, right? This is Biot-Savart's law, है ना, Biot-Savart law। तो पहले तो ये जानो Biot-Savart law क्या है, क्यों दिया, क्या जरूरत पड़ गई। तो जरूरत ये पड़ गई कि ऑर्स्टेड ने ये तो बताया कि अगर कोई करंट कंडक्टिंग वायर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप, ऑर्स्टेड ने कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा लॉ नहीं दिया जिसके बेसिस पे
हम वो कैलकुलेट कर सकें कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे ये वायर है करंट कंडक्टिंग वायर, मान लिया हमने ये कोई करंट कंडक्टिंग वायर है, इस करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से ये एक कोई पॉइंट अगर हम ले लें P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर ये मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए हमें इस करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, देन वी आर अनेबल, राइट। और इन्होंने ये भी बताया कि इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, साथ में राइट हैंड थंब रूल भी आया। राइट हैंड थंब रूल से हम ये भी बहुत इजीली जान सकेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो वायर है, ये वायर है, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी पता चलेगा इससे, और साथ में ये भी पता चलेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो। दो चीजें हम अब जानेंगे, ठीक। तो लेट्स सी व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ, है क्या ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं हम कि बायोट-सैवर्ट लॉ है क्या, राइट। Okay, so here's a current conducting wire, right? There is any point P. Suppose that this is the point P where we have to calculate the magnitude of magnetic field, right? यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जो बायो-सैवर्ट था, बायो-सैवर्ट थे, ये काफ़ी इम्प्रेस थे कूलम से। तो कूलम साहब ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स लिया था वो बहुत छोटा सोर्स था। क्या था? पॉइंट चार्ज, है ना। जो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स लिया था इन्होंने वो क्या था? पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज, और उससे अपना रूल दिया था, ठीक। बायो-सैवर्ट ने भी बहुत ही छोटा सा सोर्स लिया, उस सोर्स को क्या बोलते हैं हम? करंट एलिमेंट। आर यू अवेयर विथ करंट एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज दिस करंट एलिमेंट? करंट से तो आपका वास्ता हो चुका है ना, पर ये करंट एलिमेंट आपने सुना है पहले, क्या होता है? व्हाट इज दिस करंट एलिमेंट? अच्छा चलो बताओ, करंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? कैन आई गेट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? हाउ टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमें इसे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। इस पे हमने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये, राइट, बहुत छोटा सा। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, ए बी, और ये क्या कहलाएगा? करंट एलिमेंट। ये कोई करंट कंडक्टिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक। इसी में हमने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, ए बी पार्ट, जिसको हम करंट एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक। और ये क्या होगा? ए बी क्या होगा? आई डी एल। ए बी विल बी आई डी एल। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। दो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर करंट एलिमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए बी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एक छोटा सा सोर्स ले लिए, करंट एलिमेंट। बायो-सैवर्ट ने भी कूलम की तरह, कूलम ने पॉइंट चार्ज लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इन्होंने भी एक करंट एलिमेंट, छोटा सा सोर्स ले लिया, ठीक, इस वायर में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। पूरे करंट की वजह से, रनिंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो यहाँ पे भी कुछ रनिंग चार्जेस होंगे इस पर्टिकुलर, इतनी डायरेक्शन में, इतनी डिस्टेंस में। ए बी जो हम ले रहे हैं बहुत ही छोटी सी, इसको पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दो फायदे हैं, इसका डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा करंट एलिमेंट का, और इसको आप एज ए पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये इतना छोटा होता है, पॉइंट के बराबर, राइट। ये भी एक रीजन था कि क्यों उन्होंने करंट एलिमेंट लिया, बिकॉज दे कैन कंसीडर इट एज बोथ। ये एक लेंथ भी है, ए बी लेंथ, और ये एक पॉइंट भी है, ये एक पॉइंट भी है, राइट। इसको पॉइंट सोर्स की तरह भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक, तो ये एक करंट एलिमेंट है, और इसकी वजह से हम निकालते हैं कि यहाँ पे पी पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें पता चल जाता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें निकालना है, उतना इंटीग्रेट करके हमें पता चल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट।
सो लेट्स सी व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत ही कम होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीबी होगी, बहुत ही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, है ना। तो उस डीबी को कैसे मेजर करें, तो सबसे पहले तो इस करंट एलिमेंट को हम इससे मिला देते हैं पॉइंट पी से जहाँ पे मेजर करना है, ठीक। ये डायरेक्शन होगी डीबी की। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, पी पे, राइट। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पे डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है, आइडियल के प्रोपोर्शनल है। जो बायो सैवर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया, हमें पता है कि जो फिजिक्स है वो पूरी तरह ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड है। जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो पहले ऑब्जर्व किए गए फिर प्रिंसिपल बनाया गया। तो पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके बाद प्रिंसिपल बनाया गया, उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक की गई, है ना, कैलकुलेशंस हुए, उनकी एक्यूरेसी चेक की गई, फिर कोई प्रिंसिपल आता है और वो भी डायनामिक है। जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल हमेशा के लिए हो जाए, उसमें भी अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि फिजिक्स इज डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है। इनर्सिया कभी नहीं आएगी। हम पढ़ते जरूर हैं फिजिक्स में इनर्सिया, बट देयर विल बी नेवर इनर्सिया, इट इज ऑलवेज इन मोशन। देयर विल बी रूल्स एंड लॉज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हमने सबसे पहले कहा कि एटम सबसे छोटा होता है, उसके बाद कहा नहीं नहीं इससे भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहा कि नहीं नहीं इससे भी छोटा होता है क्वार्क्स, उसके बाद हमने कहा नहीं नहीं इससे भी छोटा होता है गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, राइट। अब पता नहीं इससे भी छोटा हो सकता है फ्यूचर में कभी आ जाए, राइट। तो हाँ, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस पे कहा कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, है ना। जो ये करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें जितनी ज़्यादा करंट होगी, राइट, डीबी को हम ब्रेक भी कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डीबी जितनी बड़ी लेंथ में हम लेंगे, जितनी बड़ी लेंथ होगी, ये छोटा सा एलिमेंट हम ले रहे हैं ना अभी, अगर बड़ी लेंथ लेते तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से और स्ट्रांग होती। सो dB is directly proportional to I as well as dB is directly proportional to length। या हम ये कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया है तो dB उस करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगी, राइट। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि dB is proportional to IDL, राइट। फिर ये देखा गया, हमने बताया ना कि कूलम से बहुत इंप्रेस थे, ठीक। तो कूलम ने क्या दिया था रूल, कूलम ने दिया था E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square, राइट। तो यहाँ dB को देखा गया कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में R, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो P है और जो हमने करंट एलिमेंट लिया है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R square, राइट। ये देखा गया, ठीक। तो कुल मिला के dB किसके प्रोपोर्शनल हुई, अच्छा यहाँ dB लिया है तो यहाँ भी छोटी सी लेंथ होगी dl, ठीक। तो अगर इसको हम एक फ्रेम में लाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि dB किसके प्रोपोर्शनल होगी, dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl अपॉन R स्क्वायर। यही चीजें यहाँ भी थी, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आया, है ना। एक्स्ट्रा क्या आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एंगल पे भी डिपेंड करेगी, एंगल पे भी डिपेंड करेगी। कैसे, किसके एंगल पे, जो इस करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल होगा। अगेन रिपीटिंग माई सेंटेंस कि यहाँ तक तो ठीक है, वही है जो कूलम ने बताया था, वही इन्होंने बताया। कूलम ने भी कहा था कि जो चार्जेस होंगे उनके प्रोपोर्शनल होगा, इन्होंने कहा जो आप सोर्स ले रहे हो आइडियल उसके प्रोपोर्शनल होगा जो करंट एलिमेंट है। उन्होंने कहा कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्होंने भी कहा कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ तक तो सारी बातें कॉमन थी। डिफरेंस कहाँ पे हुआ, डिफरेंस यहाँ पे हुआ कि करंट एलिमेंट
और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच जो एंगल बन रहा है उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, राइट, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो dB है, dB इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा, जो एंगल है, राइट, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जो एंगल इन दोनों के बीच में है। किसके किसके बीच में? जो हम ये करंट एलिमेंट ले रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, इन दोनों के बीच के जो एंगल थीटा है, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। तो ये तो नई बात हो गई अब, राइट। तो अब फाइनली क्या बना बायो-सेवर्ट लॉ? अगर सबको समराइज्ड करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि dB जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? I के, लेंथ dl के, साइन थीटा के, अपॉन r स्क्वायर के, ओके। अच्छा, एक बहुत ही छोटी सी चीज जो हम अक्सर पढ़ लेते हैं पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। हम चाहते हैं कि आप हर एक चीज की डिटेल में जाएं। हमने यहाँ पे कहा कि इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, थीटा पे डिपेंड करेगा। फिर हमने साइन थीटा ले लिया, क्यों नहीं कॉस थीटा ले लिया, क्यों नहीं टैन थीटा ले लिया, क्यों नहीं कॉट थीटा ले लिया? वाई साइन थीटा? साइन थीटा ही क्यों लिया? क्योंकि ये देखा गया कि जो वायर है, राइट, जो वायर है, अगर हम इस एंगल को घटाते जाएं, इधर क्या हो रहा है? एंगल घट रहा है, ठीक, 40 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 0 हो गया, वायर पे 0 हो गया। तो वायर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पर अगर आप इस वायर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, राइट। तो अगर एंगल 0 हो गया, 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ एंगल 0 कर दें तो dB भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ही 0 पे 0 देगा, कॉस 0 पे 1 देगा, मैक्सिमम देगा, साइन ही 0 पे 0 देगा। इससे साइन थीटा रख के हमने साइन थीटा ही क्यों रखा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे अगर हम चेक करें तो 0 होगी, है ना। और वायर से जैसे जैसे दूर एंगल जाता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी जब ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, जब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी। साइन थीटा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होना चाहिए। थीटा को ऐसा हमें थीटा लेना है, ऐसा एंगल लेना है जो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू दे, और वो सिर्फ साइन थीटा देगा। दैट्स व्हाई वी पिक्ड साइन थीटा ओनली, राइट। जो एंगल हम इन दोनों के बीच का ले रहे हैं वो साइन थीटा इसी वजह से ले रहे हैं। देयर आर टू रीजंस, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगी, ये अगर करंट कंडक्टिंग वायर है, इसके परपेंडिकुलर हम देखते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये बहुत इजीली चेक भी किया जा सकता है कि किसी मैग्नेट की मदद से, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं तो मैक्सिमम होती है, और अगर वायर पर ही चेक करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। दिस इज द रीजन वी पिक्ड द एंगल। हम साइन कॉस टेन में से ऐसा एंगल चुनते हैं, ऐसा वो चुनते हैं जिसमें 0 पे 0 मिले और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिले, और वो साइन होता है, इसलिए हम साइन थीटा को लेते हैं, राइट। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बना? dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जितनी चीजें हमने बताई थी उसकी बेसिस पे ये मिला हमें लॉ। अब इसमें से हमें हटाना है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये बन गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, राइट। सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ ये भी समझो। व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी है कि जो हम ये पॉइंट ले रहे हैं जहां हमें ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो ये वायर है, ठीक, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है। अगर हम इन दोनों के बीच के मीडियम को चेंज करें, यहाँ पे बीच में हमने एक पॉलीथीन लगा दी और इस तरफ पॉइंट लिया, ठीक, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ चेंज होगी, या हमने कोई और मीडियम बीच में रख दिया, ठीक, कोई प्लेट रख दी, कुछ भी रख दिया, बीच में कोई मीडियम और कर दिया,
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी इस पी पॉइंट पे। तो इन दोनों के ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो हमारा सोर्स है, सोर्स के बीच का मीडियम क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पे, परमिएबिलिटी पे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि परमिएबिलिटी शब्द किससे बना है, परमिशंस, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिशन देगा यहाँ तक पी पॉइंट तक जाने के लिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will go from AB to P. This will depend upon the medium between these two, है ना, and that is what permeability, mu naught. What is mu naught? जैसे वहाँ पे permittivity होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, permittivity क्या होता था, ये मीडियम पे डिपेंड करता था, इधर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इस पॉइंट तक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचेंगी, वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता था। द सेम रोल इज हियर ऑफ परमिएबिलिटी, वही रोल यहाँ पे परमिएबिलिटी का है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, हाउ मच, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू पावर -7, राइट, 10 टू पावर -7। यूनिट क्या होती है म्यू नॉट की, कैन यू टेल व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट? अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो बता दें हम आपको, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, टेस्ला, राइट, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। तो यहां से म्यू नॉट की यूनिट हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन आई यानी एम्पियर, डीएल यानी लेंथ मीटर, राइट, साइन थीटा कांस्टेंट है, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया हमें, टेस्ला एम्पियर की पावर -1 मीटर। ये एसआई यूनिट किसकी है, परमिएबिलिटी की, म्यू नॉट की एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला और परमिएबिलिटी की एसआई यूनिट टेस्ला एम्पियर टू द पावर -1 मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। तो दिस इज व्हाट बायो-सेवर्ट लॉ, जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे, कोई भी कहीं पर भी पॉइंट हो, ये पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो ये हमने एक करंट एलिमेंट लिया है, इस करंट एलिमेंट से ये कितनी डिस्टेंस है ये पता कर लेते हैं और ये रूल लगा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर बी निकालना है, लेंथ हम कहें हम इतना ही क्यों लेंथ लें, हम इतनी लेंथ ले लिए, यहाँ से ए से लेके बी तक की लेंथ हम ले रहे हैं, राइट, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डीबी को हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, और हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, राइट, वी विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज व्हाट बायो-सेवर्ट लॉ, और बहुत काम का लॉ है ये, बहुत आसान कर दिया इसने आपके कैलकुलेशन पार्ट को, राइट। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। So what are the similarities and differences between बायो-सेवर्ट law and Coulomb's law? You have seen, हमने आपको बताया साथ के साथ कि क्या क्या similarities और differences हैं, फिर भी हम आपको एक बार again I will repeat कि क्या similarities हैं और क्या differences हैं। हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चले गए, इसलिए हम अपने टाइम पीरियड से थोड़ा पिछड़ रहे हैं, राइट। क्या similarities हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज को फॉलो करते हैं, कहीं पे भी आप निकालें मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये सिमिलरिटीज लिख रहा हूं मैं, राइट, सिमिलरिटीज, दोनों ही लॉन्ग रेंज फॉलो करेंगे, यहाँ पे है ये और यहाँ निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, यू कैन कैलकुलेट, राइट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपको यहाँ पे क्यू है और क्यू नॉट आपने यहाँ पे लिया है बहुत दूर कहीं किसी पॉइंट पे, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं दोनों ही रूल, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही रूल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, कूलम्स लॉ भी और बायो-सेवर्ट लॉ भी। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों ही जो रूल्स है, एक तो लॉन्ग रेंज हो गया, दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इधर से आई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और एक इधर से आई मैग्नेटिक फील्ड,
इन दोनों को हम ऐड करके फाइनल बताएंगे यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और कई सोर्सेज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और हमें फाइनली बताना होता था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वेक्टर सम करके बता सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। सो दीज आर सम ऑफ द सिमिलरिटीज। डिफरेंसेस भी जानना चाहेंगे आप। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। क्यों बार बार मैं कर रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट करता हूँ, राइट। व्हाट आर द डिफरेंसेस? कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों में। यहाँ पे आपने देखा कि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये थीटा पे भी डिपेंड करता है, तो इसको भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन थीटा एंगल, राइट। क्या मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ में थीटा भी मेजर करना पड़ेगा हमें, जबकि कूलम्ब्स लॉ में थीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। तो ये एक डिफरेंस है, डिपेंड्स ऑन थीटा, एंगल पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये अलोंग द वायर था, यानी यहाँ पे Q है, यहाँ Q0 है, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये वायर के अलोंग होगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, यानी वायर ये है तो इसके या तो अंदर की तरफ हम ये वायर लेते हैं, ये वायर है तो ये या तो इसके अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, इसके चारों तरफ परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द वायर। हम केवल सिंपल में लिख रहे हैं, समझ तो आप रहे हैं ही है, परपेंडिकुलर टू द वायर। आर यू गेटिंग ना? हम केवल आपको हिंट दे रहे हैं। क्या एक पहला डिफरेंस क्या है, एंगल का। यहाँ पे एंगल कंसीडरेशन हो गया बायो-सेवर्ट लॉ में, वहां पे एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बायो-सेवर्ट लॉ में परपेंडिकुलर टू द वायर होगी मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वायर थी, राइट। तीसरा डिफरेंस क्या है, जो सोर्स है यहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सोर्स क्या ले रहे हैं, आइडियल करंट एलिमेंट, आइडियल, एंड दैट इज करंट एलिमेंट। वहां पे सोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्यू चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटी, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी देख लेते हैं। लास्ट स्लाइड भी, will not take more time, okay। So we know 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to power 9, and mu naught upon 4 pi is equal to 10 to power -7। इसको 1 मान लिया हमने, इसको 2 मान लिया, राइट, और 1/2 कर दिया। 1/2 करने पे क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught multiplied by 4 pi upon mu naught। This 4 pi will be cancel out, right, and what we will get here, 9 into 10 to power 9 upon 10 to power -7। इसको ऊपर भेज देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/mu0 epsilon naught is equal to 9 into 10 to power 16, right। या हम इसको लिख सकते हैं 1/mu0 epsilon naught is equal to 3 into 10 to power 8 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, c, स्पीड ऑफ लाइट। सो 1/mu0 epsilon naught is equal to c square, या c is equal to 1/√mu0 epsilon naught, राइट। ये हमें मिल गया, ये रिलेशन, इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। c is equal to 1/√mu0 epsilon naught, the relation between permeability, permittivity of free space and c, speed of light, right, okay। So that's all for today's session. Hope you enjoyed the session.